तुम्हारा फिश तेरे पास इंटरेक्ट करता है, तुमको Yes. देख के आइडेंटिफाई करता है। ये डिस्कस समझ में आया मेरे को, ये डिस्कस फिश समझ में आया। देन उसके बाद तो मैंने और कोई मच्छी रखा। 7 pH has to be 6.5 and do you think that really matters because many Yeah, they are happy, they are thriving and they are growing nicely. तो जो मेरे को ज़्यादा डिस्कस के साथ फील होता है, बाकी मच्छी के साथ इतना फील नहीं होता, तो उसके लिए मैं डिस्कस स्टीरियोटाइप बन गया है कि डिस्कस बहुत पैरामीटर एकदम स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। अचानक से 1 वीक से बारिश हो गया, पानी का टेम्परेचर 26-28 So हो गया। what type of feeds do you usually recommend to these two set of different They will attack the other fishes. But the thing is, don't personally मैं कभी pH चेक नहीं करता हूँ, मैं कभी हार्डनेस चेक नहीं do करता you हूँ। recommend a razor to feed and how many times per day they need to feed? तू जिधर भी जाए साहिबा, हाँ मिलूं वहाँ मैं तुझे, बिन तेरे मैं हूँ बेजुबान, आके तू ही सुन ले अब मुझे। आईने जो दिखा ना सके मेरी आँखों में तुम देखना, तू ही रहमत तू ही दुआ, हाँ करूँ मैं तो सजदा तेरा। तू है मेरी साहिबा। Hi everyone, my name is Manoj and welcome back to Discuss Ninja. I'm an ichthyologist. So today we are here to meet a discus legend, a raiser and a breeder himself. So let's talk to Mr. Vinil. Hello. Nice to meet you. Hi, welcome. Please tell me your introduction and what do you do here as a discus breeder? So this hobby started long back. Like बचपन से ही मच्छी रखने का शौक था अलग अलग, बट डिस्कस हो गया मतलब बैक इन 2007-8 व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैंने लेके आया था। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ, बट जब डिस्कस समझ में आया मेरे को, ये डिस्कस फिश समझ में आया, देन उसके बाद तो मैंने और कोई मच्छी रखा ही नहीं, ओनली डिस्कस। एंड देन सिंस देन आई एम इनटू दिस हॉबी एंड टिल नाउ आई डू इट एज अ हॉबी ओनली। Why only discus? डिस्कस का एक अलग ही पर्सनैलिटी है। दे कम इन लॉट ऑफ शेप्स, दे कम इन लॉट ऑफ कलर्स, पैटर्न, प्लस उनका जो पर्सनैलिटी है, दे इंटरेक्ट विथ यू। मतलब वो ऐसा लगता है कि हमने उनके लिए कुछ किया तो वो रिटर्न में हमारे लिए एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि दे आर हैप्पी, दे आर सैड। बाकी मच्छी में समझ में नहीं आता इफ दे आर हैप्पी और नॉट, बट डिस्कस को देख के हम समझ सकते हैं कि यार दे आर हैप्पी, दे आर थ्राइविंग एंड दे आर ग्रोइंग नाइसली। तो वो जो कनेक्शन है वो मेरे को ज़्यादा डिस्कस के साथ फील होता है, बाकी मच्छी के साथ इतना फील नहीं होता, तो उसके लिए मैं डिस्कस ही रखता हूँ। Do you think तुम्हारा फिश तेरे पास इंटरेक्ट करता है, तुमको Yes. देख के आइडेंटिफाई करता है? यस यस डेफिनेटली, मे बी आइडेंटिफाई नहीं करेगा मेरे को, बट देन अगर मैं कुछ करता हूँ ऐसा, अभी तो इनका फीडिंग हो गया है, बट देन इमीडिएटली वो लोग आएगा मेरे हाथ पे, मतलब दे आर इंटरेक्टिंग विथ मी, मे बी दे आर आस्किंग फॉर फूड और समथिंग, बट आप देखो मैंने हाथ किया वो तुरंत भाग के आ गए, सब लाइन में कांच पे आ गए। बाकी मच्छी क्या है, वो उनके ही स्विम करते रहते हैं, खाना डालेंगे, खा के वापस निकल जाते हैं, बट डिस्कस देखो तुरंत देख रहे हैं, अभी वो कैमरा को पॉइंट कर रहे हैं, मेरे को कर रहे हैं, बट देयर इज सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन। Correct. So let me jump into the next question. Sure. So since you have been in the business for a very long time, especially when it comes to discus, what would you recommend a new hobbyist to start off with when they want to keep discus? सो डिस्कस बेसिकली स्टार्ट करते हो कैसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि डिस्कस बहुत पैरामीटर एकदम स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। नो डाउट कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स है फिश का, डिस्कस का, जो बाकी फिश के साथ ज़रूरत नहीं है, बट डिस्कस को कंसिस्टेंसी पसंद है। इट इज़ नॉट दैट यू आर चेजिंग द आइडियल पैरामीटर्स, इट इज़ लाइक डू वॉट यू आर डूइंग
बट ऑन अ कंसिस्टेंसी, मतलब डू इट कंसिस्टेंटली। जैसे अभी ये पानी का टेम्परेचर अगर 28 है तो कीप इट 28 थ्रू आउट। अगर कम भी होता है तो ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू 28। कभी कभी ऐसा होता है कि लाने के बाद वो 26 पे सेट हो गया है मच्छी, 26 डिग्रीज पे सेट हो गया है, देन कीप इट कंसिस्टेंट। फिर वो 26, 28, 30 फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। सेम गोज विद पीएच एंड अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। तो बस वो कंसिस्टेंसी लाने का ट्राई करो। डिस्कस इज वेरी इजी टू कीप। Easy to keep. या But many people I've seen, they always see pH has to be 7, pH has to be 6.5. And do you think that really matters, because many people are buying test kits and every day they're doing water change and things like that, but still they are very focused to keep it precise. So in my experience, initially it is good to check the water parameters. एक बार आपको समझ गया कि मेरा pH इतना ही है, मैं उसमें छेड़खानी करूंगा तो भी वापस नॉर्मल पे आता है। कभी कभी क्या होता है, इफ देयर इज अ pH ऑफ 6.5, मैंने उसको बफर ऐड करके 7 पे लेके आया, बट आफ्टर सम टाइम वो वापस 6.5 पे आता है। एंड वाइस वर्सा, अगर 7 के ऊपर है, 7.5 है, आपने उसको न्यूट्रल करने को ट्राई किया, बट देन अगेन वो 7.5 आता है, तो वो खेलते मत बैठो। 6.5, 7, 7.5, उससे डिस्कस को तकलीफ होएगा। अगर 7.5 है आपका पानी का pH, तो लेट देम अडेप्ट। डिस्कस इज वेरी अडेप्टेबल फिश। वो pH में अडेप्ट हो जाएगा, वो हार्डनेस में अडेप्ट हो जाएगा, वो टेम्परेचर में अडेप्ट हो जाएगा। द ओनली थिंग इज कि वो अमोनिया में अडेप्ट नहीं आएगा। आपको अमोनिया एकदम कम रखना है मच्छी का। तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि सिर्फ अमोनिया मॉनिटर करो फ्रिक्वेंटली एंड टेम्परेचर, रेस्ट ऑल द पैरामीटर डिस्कस गेट यूज टू इट। तो उसमें ज़्यादा खेलते नहीं रहने का। तो पर्सनली मैं कभी pH चेक नहीं करता हूँ, मैं कभी हार्डनेस चेक नहीं करता हूँ, मैं बाकी कोई भी अदर फैक्टर्स चेक नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ टेम्परेचर एंड अमोनिया, ये दो चीज़ चेक करता हूँ। Okay, so the next question would be, what are the common problems and diseases you face when it comes to discus keeping? As an, maybe as an hobbyist would face something different from your perspective, you see it differently. How would you put it in the right way to treat them? And डिस्कस एक ऐसा मच्छी है ना, वेन एवर देर इज चेंजेस इन द पैरामीटर ना, okay, इट विल शो सम साइन कि भाई आई एम नॉट वेल। इसका मतलब ये नहीं कि फिश बीमार है। like how? सो बेसिकली ऑल द फिश शुड बी एक्टिव, दे शुड कम टू यू। वो फिन्स इरेक्ट होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए मच्छी। अगर आपका सब पैरामीटर स्टेबल है तो फिश विल डिस्प्ले ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, जो शेप, कलर, पैटर्न सब अच्छा डिस्प्ले करेगा। द मिनट समथिंग गोज रॉन्ग इन योर टैंक, आइदर टेम्परेचर या कोई और पैरामीटर, तो फिश बीमार नहीं गिरता है तुरंत। द बेस्ट पार्ट इन डिस्कस इज कि वो तुरंत बीमार नहीं गिरेगा, वो आपको टाइम देगा कि आप है ना आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है आपको फिगर आउट करना है, बट वो बताएगा कि भाई मेरे पास अटेंशन है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो बट अगर आपने वो चीज़ को अटेंशन नहीं दिया एंड 2-4 दिन हो गए एंड फिश वैसे ही है, कोने में है, खाना नहीं खा रहा है, और आपने, देन चांसेस आर हाई कि वो फिश बीमार गिरेगा। बट इनिशियली फिश बीमार नहीं गिरता है। ये बहुत रेजिलेंट फिश है, ये बहुत दिन तक भूखा भी रह सकता है, बहुत दिन तक बिना नोटिस किए हेल्दी भी रह सकता है। लेकिन अगर वो उसका खुद का इम्यूनिटी फाइट कर रहा है वो चीज़ को, बट एक टाइम आता है वो कोलैप्स हो जाता है एंड देन फिश बीमार गिरता है एंड देन आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो मैं एक ही सजेशन दूंगा, ऑब्जर्व योर फिश एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे आफ्टर फीडिंग एंड बिफोर फीडिंग। आप देखो कि मेरा फिश आज ऐसा है, घूम रहा है, सब अच्छा है, तो ये डेली ऐसा रहेगा तो सही है। अगर कोई एक फिश कोने में जाके बैठ रहा है विच इज़ नॉट यूजुअल या एबनॉर्मल है, देन यू नीड टू चेक कि क्यों ऐसा है। या तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, अभी क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश चालू हो गया, तो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि फिश कम खाना खा रहा है, क्योंकि यूजुअली 30-32 डिग्रीज जा रहा था गर्मी में, अचानक से 1 वीक से बारिश हो गया, पानी का टेम्परेचर 26-28 हो गया। तो फिश तो हेल्दी है बट फिश ने खाना कम किया, Okay, तो वो appetite थोड़ा reduce हो गया है। या तो एपेटाइट कम हो गया, मेटाबॉलिज्म कम हो गया। इसका मतलब फिश बीमार नहीं है, बस मेरे को ऑब्जर्व करना है। अगर यही चीज़ मच्छी ने खाना ही छोड़ दिया तो गलत है। फिर देन यू हैव टू मेंटेन, मतलब हीटर लगाना पड़ेगा, थोड़ा टेम्परेचर 28 पे लेके आना पड़ेगा। तो वो सब आपको इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, मतलब
ऑब्जर्व करके। एंड उसके बाद आपको अगर इन केस ये सब करके एवरीथिंग इज करेक्ट इन योर टैंक, फिर भी मच्छी ठीक नहीं है, देन जंप टू द कंक्लूजन कि क्यों ठीक नहीं है। मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मे बी कोई वर्म्स का है, डिवर्मिंग नहीं किया है फिश का, या इंटरनल पैरासाइट्स है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करिए। सो अभी व्हाट आर द, अभी कुछ डीवर्मिंग करना है, कुछ तो करना है डिसीज, लाइक क्या कैसा आइडेंटिफाई हो जाएगा? तेरा पूप में आइडेंटिफाई कर Yeah, सकता है, basically- कैसा आइडेंटिफाई करता है तू? बेसिकली हेल्दी डिस्कस का पूप पूरा ब्लैक होना चाहिए, ओके, ब्लैक या मे बी डार्कर शेड ऑफ ब्राउन, जो भी आप फीड करते हो। इसका कलर है ना, वाइट नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए, पूप का ऐसा floating। फ्लोट नहीं होना चाहिए पानी में। इट शुड सेटल डाउन नाइसली। इसका मतलब मच्छी का स्टमक एंड गट हेल्दी है, इसका मतलब डिवर्मिंग का जरूरत नहीं है मच्छी को। बट स्टिल इट इज़ रिकमेंडेड कि 3 महीने में एक बार डिवर्मिंग करना चाहिए, ओके, क्योंकि जैसे हम डॉग्स में, कैट्स में, ह्यूमंस में डिवर्मिंग करते हैं, इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज़ जस्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो रेगुलर वंस इन अ 3 मंथ करेंगे तो आपका फिश बहुत हेल्दी रहेगा, आपको कभी ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा मच्छी का। okay. And there are two type of people who are raisers, breeders, and the other set of people are hobbies. So what type of feeds do you usually recommend to these two set of different people? So business is totally different thing, hobby is totally different thing. Right. A businessman is also a hobbyist, Yes. but a hobbyist is not a businessman. Right. करेक्ट। सो एक हॉबिस्ट को ज़रूरी नहीं है कि दिन में 5 बार 6 बार फीड डालो या सिर्फ एनिमल आर्ट डालो। उनको जॉब है, उनका दूसरा काम भी है लाइफ में, सो वो हॉबी एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर वो एक बिजनेस जैसा काम करेंगे। या जो मैं रेसिंग करता हूँ, अगर मेरे जैसा वो लोग करेंगे तो उनको जॉब छोड़ के घर पे बैठना पड़े, दे वोंट एंजॉय द हॉबी। अगर आपको हॉबी एंजॉय करना है, आई रिकमेंड कि गो विद गुड क्वालिटी ब्रांडेड पेलेट फीड्स। मैं कोई ब्रांड मेंशन नहीं करता हूँ, बट जो भी मार्केट में टॉप ब्रांड्स अवेलेबल है, आप दिन में 2 या 3 बार भी फीड करेंगे, आपका फिश अच्छे से ग्रो होएगा, हेल्दी रहेगा विदाउट एनी इशू। जस्ट कीप ऑल द पैरामीटर्स स्टेबल। For a hobbyist perspective. For a hobbyist, fish will grow. Eventually, fish will turn into a beautiful adult. But the thing is, to start with the hobby, always go for a good quality fish. Yeah. अगर सोर्स ही आपने गलत किया है, अगर स्टार्ट ही आपका गलत डायरेक्शन में हुआ है, तो आप उस पर कितना भी मेहनत करो, इट वोंट टर्न टू अ ब्यूटीफुल एडल्ट। Good genetics always matter. जेनेटिक्स मैटर एंड सोर्स मैटर्स। Right. कौन से ब्रीडर से आ रहा है। अभी बहुत सारे ब्रीडर्स ना, दे टोटली पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू कीपिंग गुड क्वालिटी फिश। Right, right. एंड देयर आर सम हॉबीस्ट जो हॉबी के लिए ब्रीड हो गया, उनको क्वालिटी पता है, ऐसा नहीं कि खराब है, बट दे आर नॉट एबल टू परफेक्ट द क्वालिटी। तो उनका मच्छी एंड जो एक प्रोफेशनली ब्रीड करता है, उनका मच्छी में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। ऐसा मतलब नहीं कि आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि डोंट बाय फ्रॉम देम, मैं से बोल रहा हूँ वो क्वालिटी में आपको लेटर ऑन फ़र्क दिखेगा वाइल रेसिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मच्छी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुँचता है, 4 इंच 4.5 इंच में ही रुक जाता है ग्रोथ। तो दैट इज़ नॉट ऑन वन स्पेसिफिक फैक्टर। बहुत सारे पैरामीटर्स है, स्टॉकिंग डेंसिटी, वाटर पैरामीटर्स, गुड जेनेटिक्स, ब्रीडर का मेहनत, उसके बाद रेजर का मेहनत, उसके बाद आपका मेहनत एज अ हॉबिस्ट, ये सब एक कंबाइंड चीज मिला के एक अच्छा डिस्कस बनाता है। Complete cycle है वो। करेक्ट, एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते अपन किसी एक को। यस। Okay. And the next question would be, since you have RAS filtration everywhere, Yes. what are the advantages and disadvantages of having this type of a filter? So सबसे As a razor. बेसिक एडवांटेज इज दैट कि यू डोंट नीड टू चेंज हेवी वाटर। Like I have a whole filtration system running on with good media also. That is also important. Flow rate is also important. And what discuss needed is very less ammonia, which I am able to manage on this filtration unit. So if there is no ammonia, then no need to do heavy water changes. Right. So 20% is also enough. After So only the siphoning of the poop you only do. the waste is siphoned. After 2 to 3 feeds, we do one siphon around 20%. So benefit is like we use very less water. If we go to traditional system, जिसमें कोई filtration ही नहीं है, stocking density ज़्यादा है,
एंड आप फीड कर रहे हो एनिमल आर्ट एंड ऑल, लाइक हेवी फीडिंग हो रहा है, तो अमोनिया स्पाइक्स एवरी फीड के बाद हो जाएगा. Right. तो इन दैट केस यू हैव टू डिपेंड ऑन वाटर चेंजेस. Correct. तो 90% 100% भी करेंगे तो बेटर ही है. बट इन दिस सिस्टम 20-30% इज मोर देन इनफ. सो नो नीड टू डू massive water changes. And the previous question was all about hobbyist feed. So Yeah. now we'll talk about the razor feed. Like, what would you recommend a razor to feed, and how many times per day they need to feed according to the temperature, stocking density, and feed conversion ratio? How would you explain this? So I personally feed animal art mix. I prepare my own food, my Okay. own recipe, and I feed it to the discus. So everything should be balanced: protein, fibers, multivitamins, spirulina, and other few components. So we see to it that the food is very balanced. Commercially, what the pellets are offering, they also have a balanced nutrition in it. But the only thing is that it has more of ash content, Right. and it is more on a drier side. So you have to be very specific on the quantity you're feeding when it comes to the pellet feed. Limited quantity. Yeah, if you overfeed, then there will be a bloating issues. Okay, for example, now a hobby is will what our purchase discuss. He will not know how to feed the fish initially. So, for example, first 30 seconds, how much it will eat? Do you feed like that, or what is the So actual my phenomenon? basic rule is ki feed whatever quantity which discuss finishes within 2 to 3 minutes. Okay. Max to max 5 minutes. Okay. If the fish is not able to finish in 5 minutes, just siphon out the Siphon out, additional food. This is the first thing. Second thing is, it is always to feed less Okay. than to overfeed the fish. Because for discus to grow healthy, food is secondary. Primary is water quality. Correct. And people do vice versa. They focus on feeding, Feeding. and not on the water quality. If I do heavy feeding, then there will be ammonia spikes, there will be a lot of organic waste and decaying factors in the water, which will affect the fish's growth. So it is better to feed less than to feed more. And what I do here is I feed animal art, and after every 4 or 5 feed, the last feed I do dry feed only, just to get used to the fish, to the dry pellets and other commercial pellets. And for hobby, the time taken to grow the fish is not that important. Right. For us, it is important. We have to grow the fish in shorter period of time. Certain objectives are always Yeah, so to make it more profitable, so we feed 4, 5, 6 times a day. We do 2 times water changes. For a hobby, there is no time constraint. Which fish, suppose a fish takes 1 year to grow to its adult stage. Hobbyist, it will take 15 months, maybe a little couple of months extra. But then the fish will grow very happily. But then if you're looking at me and feeding more, and you're neglecting the water quality, then eventually your fish will fall sick, it will lose its form, it will lose its color, eventually some fish might die as well. So it is better to feed less. If you're a hobbyist, don't focus on more feeding, focus on good water quality, your fish will grow nicely. And how frequently do you think a hobbyist should change the water? On what terms and conditions? Or like maybe the water is slightly cloudy, or maybe there are a lot of waste on the bottom. So how would you eventually tell them for a only discuss tank to change water? So it all depends on your filtration. Okay. So if a hobbyist has a tank without any filtration, so he'll have to check at least for first few days कि after feeding, just buy an ammonia test kit. After feeding, if there is an ammonia spike in the water, if he notices there is an ammonia spike, then he'll have to change some water. If he is using good filtration, matured filtration, which is cycled, enough cycle so that the ammonia is neutralized by the filtration, then I think you don't need more of a water change in that system. The only factor you need to check is ammonia. If there is no ammonia even for a week, if you are feeding daily twice a day, pellet feed, and after a week also if there is no ammonia, then you have to do very least, minimum water change, and just try to see ki every day. I am not recommending every day, but if it is possible, just siphon out the waste. That is more than enough if you are a hobbyist. Okay. I don't recommend doing massive water changes, 80-90% water changes every day, but just remove the waste which is there
so that eventually your filters will sustain more longer. Longer. Yeah. Only the basic filter pads need to be cleaned most of the Correct. time. So right? if you're using good filtration, I think once massive maintenance is more than enough. Once in a week, Okay. not daily. Daily just need to change the siphon out the waste. That is more than enough. Okay.